Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Professor Muaz Rasool, your physics teacher. स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 11 में आपके सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करना है, और सिर्फ स्टार्ट नहीं करना बल्कि उसको वाइंड अप भी करना है, यानी पूरा चैप्टर हम लोगों ने देखने की कोशिश करनी है। और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। सो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स में से पास होने वाले करंट के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन यहां पे व्हाइट बोर्ड पे लिखी भी हुई है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मेनली हमारे पास दो ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, दोनों का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से है। एक कहलाता है सिलिकॉन और एक कहलाता है जर्मेनियम। आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होता है। और यह भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, लेकिन जब आप इसमें पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करके डोपिंग करते हैं तो वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, जिसकी दो टाइप्स होती हैं, पी टाइप या एन टाइप। पी टाइप कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, एन टाइप कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन साइंटिफिक पर्पस के लिए और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए सिंगल पी टाइप और सिंगल एन टाइप हमारे लिए इतने अहम नहीं हैं जितने इनके कॉम्बिनेशन है। अगर मैं पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिला दूं तो मिलने के बाद जो नई चीज सामने आएगी उसको हम पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं, या मुख्तसरन सिर्फ डायोड भी कह देते हैं। इसकी साइंस क्या है आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ी होगी, थोड़ा सा रिकॉल कर दें कि फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक पी टाइप है कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स। ये मेरे पास एक एन टाइप है कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं पी और एन को आपस में क्या करूंगा, जोड़ूंगा और डायोड बनाने की कोशिश करूंगा तो अपनी थर्मल रैंडम मोशन की वजह से एन टाइप से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके पी टाइप में आके पी के इन इनिशियल होल्स को फिल कर देंगे। नतीजा पी टाइप में यहां पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एक दीवार बन जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पीछे एन टाइप में क्या छोड़ेंगे, होल्स। नतीजा पीछे एन टाइप में होल्स की एक दीवार बन जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में एक रीजन बन गया कि जिसको हम डिप्लीशन रीजन का भी नाम देते हैं। इसको डिप्लीशन रीजन भी कहा जाता है, इसको पीएन जंक्शन भी कहा जाता है और इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होगा, और अगर डायोड जर्मेनियम का बना हुआ है तो पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होगा। अब इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना आम इलेक्ट्रॉन्स के बस की बात नहीं है, तो उसके लिए फिर हम सेल को डायोड के साथ अटैच कर देते हैं। सेल को डायोड के साथ अटैच करना डायोड की बाइसिंग कहलाता है। बाइसिंग दो तरह की होती है। ये जो बाइसिंग है इसमें आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पी किससे जुड़ा हुआ है, सेल के एनोड से, और एन किससे जुड़ा हुआ है, सेल के कैथोड से। ये वाली बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम हो जाती है, डायोड का बिहेवियर कंडक्टर की तरह होना शुरू हो जाता है
और डायोड में एक फॉरवर्ड करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर, और डायोड की यानी इस डिप्रेशन रीजन की रेजिस्टेंस कम होके ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओहम्स रह जाती है। लेकिन अगर आप डायोड को सेल से उल्टा जोड़ दें, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, यानी P को सेल के कैथोड से जोड़ दें और N को सेल के एनोड से जोड़ दें, तो यह डायोड की रिवर्स बाइसिंग कहलाएगा। रिवर्स बाइसिंग के दौरान डिप्रेशन रीजन की थिकनेस में आप देख रहे हैं इजाफा हो गया। डायोड का बिहेवियर एक इंसुलेटर की तरह होगा जिसमें प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन बड़ा मामूली सा करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, कि जिसको हम रिवर्स करंट या लीकेज करंट का भी नाम देते हैं, लीक करने वाला करंट, लीकेज करंट का भी नाम देते हैं। वो फ्लो करना शुरू कर देता है जो ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर होता है, और डिप्रेशन रीजन की रेजिस्टेंस इंतहाई ज्यादा होके ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम्स हो जाती है। तो अगर इसमें पूरी बात को 2 सेंटेंसेस में समराइज करूं तो डायोड आपको यूनिक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता दिखाई दे रहा है, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करवाएगा, रिवर्स बाइसिंग में प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करवाएगा। इस बात को इस एमसीक्यू से भी यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। विच टाइप ऑफ बाइसिंग द फॉलोइंग डायोड हैज, इस डायोड की कौन सी बाइसिंग होगी? तो रूल याद रखिएगा, P हमेशा हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और N हमेशा लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि P टाइप ये +5 वोल्ट पे और N टाइप ये ग्राउंड होने की वजह से 0 वोल्ट पे। इसका मतलब N लो पोटेंशियल पे और P हाई पोटेंशियल पे, यानी ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा। अभी के मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डायोड की यूनिक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, यानी ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देता है, दोनों डायरेक्शंस में नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। 2 तरह की रेक्टिफिकेशन हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस हुई हुई है। एक कहलाती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जिसमें सिंगल डायोड यूज होता है, और दूसरी कहलाती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के जिसमें 4 डायोड यूज होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि ये अगर आपका एसी है तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद आपको ये डीसी मिलेगा। ये ऐसा डीसी है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि साइकिल का आधा हिस्सा रेक्टिफाई हो रहा है, और ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन वैल्यू आपको चेंज करता दिखाई दे रहा है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान 2 बड़े अहम रिजल्ट हैं जो अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। मसलन अगर एसी की फ्रीक्वेंसी एफ थी, तो जब आपने उसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान किस में चेंज कर दिया, डीसी में चेंज कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि इस हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी का आरएमएस आपको यूजुअल फॉर्मूला फॉलो करता नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि पीक वैल्यू का हाफ दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जब एसी डीसी में कन्वर्ट होता है तो दोनों साइकिल रेक्टिफाई हो जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये ऐसा करंट है कि जो फ्लक्चुएटिंग तो है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। ये है डीसी, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से थोड़ा सा इंप्रोवाइज्ड रिजल्ट आ गया। फर्दर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर एसी की फ्रीक्वेंसी एफ थी तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद जो डीसी पैदा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी। ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस एसी में आपको 1 साइकिल दिखाई दे रहा है, जबकि फुल वेव रेक्टिफाइड डीसी में आपको 2 साइकिल्स दिखाई दे रहे हैं, और आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो एसी का होता है। वो अलग बात है कि इवन ये डीसी भी
फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग डीसी है। तो फिर हम इसको स्मूथ डीसी में चेंज करने के लिए एक सर्किट डिफाइन करवाते हैं जो क्या कहलाता है, फिल्टर सर्किट, जो इस फ्लक्चुएटिंग डीसी को एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में चेंज कर देगा। यानी ऐसा डीसी जो ना अपनी वैल्यू चेंज कर रहा होगा और ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। डायोड्स के सिलसिले में लास्ट बात जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन। आपकी टेक्स्ट बुक में 3 तरह के उसने डिस्कस किए हैं। पहला है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलईडी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में खास तरह के एलिमेंट्स मिक्स करके बनाया जाता है, लाइक गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है या इसकी फिजिक्स क्या है कि जब भी आप इस एलईडी को किसके साथ अटैच करेंगे, सेल के साथ, और इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे और इसमें से क्या पास करना शुरू होगा, करंट पास करना शुरू होगा, तो इसमें से क्या निकलना शुरू हो जाएगी, लाइट। यानी एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करते हैं। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में से एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्क्रीन पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ये 7 एलईडीज का कॉम्बिनेशन कोई भी नंबर लिखने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये 7 एलईडीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इस दरमियान वाले एलईडी को मिटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 0। इस तरह से आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर बड़ी आसानी से इन एलईडीज के कॉम्बिनेशन की मदद से लिख सकते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है फोटोडायोड। ये एलईडी का रिवर्स है, यानी फोटोडायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये हमेशा रिवर्स बाइस हालत में यूज होता है ताकि इसमें से करंट सिर्फ उसी वक्त पास करे जब इस पे लाइट फॉल कर रही हो। इस डायोड की ज्यादा अहम प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने करंट को ऑन या ऑफ नैनो सेकंड्स में कर सकता है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम हो गया, लॉजिक सर्किट हो गया, यानी जहां पे आपको लाइट को डिटेक्ट करना है और उसको किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। अब जाहिर सी बात है क्या इस्तेमाल करेंगे, फोटोडायोड का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा और आखिरी जो स्पेशली डिजाइन डायोड हमने डिस्कस करना है वो है फोटोवोल्टाइक सेल। आप देख सकते हैं ये बजाते खुद एक सेल है, इसको किसी किस्म की कोई बाइसिंग की जरूरत नहीं होती, और ये वही है कि जिसका कॉमन नाम सोलर सेल है। काफी थिक एन रीजन, कंपैरेटिवली थिक पी रीजन, और प्रिंसिपल वही है क्या कि ये भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जो ही इस पे क्या फॉल करती है, लाइट फॉल करती है, क्या फ्लो करवाना शुरू कर देता है, करंट फ्लो करवाना शुरू कर देता है। और जब मैंने सोलर सेल का वर्ड यूज कर दिया कि फोटोवोल्टाइक सेल को सोलर सेल भी कहा जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहां पे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। तो यहां पे आपका डायोड का पोर्शन वाइंड अप हो जाता है। चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और नेक्स्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है ट्रांजिस्टर। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर को ट्राइओड भी कहा जाता है। अब देखें ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वर्ड आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। डायोड का मतलब 2 चेहरों वाला, ट्राइओड का मतलब 3 चेहरों वाला। जहां तक ट्रांजिस्टर का ताल्लुक है, ये वो डिवाइस है जो एम्पलीफिकेशन के काम में आती है या ऑटोमेटिक स्विचिंग के काम में आती है। ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स होते हैं। मैं आपके सामने यहां पे 2 तरह का ट्रांजिस्टर बना रहा हूं और आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रांजिस्टर्स में आपको 3 रीजन्स दिखाई दे रहे हैं।
ये जो लेफ्ट साइड वाला रीजन है ये कहलाता है एमीटर, ये जो दरमियान वाला सबसे थिन रीजन है ये कहलाता है बेस, और ये जो राइट साइड पे सबसे लेंथी रीजन है ये कहलाता है कोलेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे साइज ऑर्डर भी लिखा हुआ है कि कोलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एमीटर का, उसके बाद बेस का, और बेस का साइज माइक्रोन्स का होता है। मैं फिर बोल रहा हूं बेस का साइज माइक्रोन्स का होता है, यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर। जबकि डोपिंग वाइज या इंप्योरिटी वाइज एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कोलेक्टर की, और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इवन डोपिंग वाइज भी बेस सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है। दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, जैसे कि मैंने वहां पे बना भी दिए हुए। एनपीएन ट्रांजिस्टर की सिंबॉलिक डायग्राम कुछ यूं होती है। और पीएनपी की सिंबॉलिक डायग्राम यूं होती है। आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रांजिस्टर की सिंबॉलिक डायग्राम में कोई खास फर्क नहीं है, स्वाय इसके कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की सिंबॉलिक डायग्राम में एमीटर का एरो बाहर की तरफ है, और पीएनपी की सिंबॉलिक डायग्राम में एमीटर का एरो अंदर की तरफ है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स होते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शंस होते हैं। एक जंक्शन एमीटर और बेस के दरमियान बनता है, जिसको हम एमीटर बेस जंक्शन भी कहते हैं, और दूसरा जंक्शन कोलेक्टर और बेस के दरमियान बनता है, जिसको हम कोलेक्टर बेस जंक्शन भी कहते हैं। एमीटर बेस जंक्शन हमेशा क्या किया जाता है, फॉरवर्ड बाइस, और इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए जो हम सोर्स यूज करते हैं दैट इज नोन एज VBB, जबकि VBB इज बेसिकली बेस बाइसिंग वोल्टेज, और दूसरा जंक्शन कोलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है, और ये रिवर्स बाइस किससे होता है, VCC से, और ये VCC क्या कहलाता है, कोलेक्टर कोलेक्शन वोल्टेज, और VCC हमेशा VBB से बड़ा होता है। ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एमीटर की। एमीटर का फ्लो करवाया हुआ करंट आगे 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। तकरीबन 99% करंट कोलेक्टर ले जाता है, और 1% या शायद उससे भी कम बेस के हाथ में आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि एमीटर करंट इज एक्चुअली द सम ऑफ कोलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, whereas the base current is so small that it can be ignored. So emitter current is almost equal to the collector current. ट्रांजिस्टर के लिए हम एक करंट गेन का फैक्टर डिफाइन करवाते हैं विच इज नोन एज बीटा, एंड दैट इज IC ओवर IB, और बीटा की वैल्यू नॉर्मली हंड्रेड्स में होती है, क्योंकि आपको पता है कि IC काफी ज्यादा होता है और IB काफी कम होता है। अब यहां पे आप साथ में देख सकते हैं मैंने एक ऐसी बात लिखी हुई है जो शायद हम लोगों ने रूटीन की क्लासेस में नहीं पढ़ी हुई, और एक इंतहाई अहम MCQ भी बन सकता है, और आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ। इसी करंट गेन को, बीटा को, आप अल्फा ओवर अल्फा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जबकि अल्फा इज IC ओवर IE। और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, येट अनदर MCQ रिजल्ट, कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। व्हाइट बोर्ड को दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट काम जो हम लोगों ने करना है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को देखना है। जैसा कि अभी आपको याद होगा तो मैंने एक डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ट्रांजिस्टर वो डिवाइस होती है जो एम्पलीफायर के तौर पे भी काम करती है और ऑटोमेटिक स्विच के तौर पे भी काम करती है। तो ये 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोगों ने इसकी देखनी है। ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज अ ट्रांजिस्टर व्हिच इज बीइंग यूज्ड एज एन
एम्पलीफायर। एरो बाहर की तरफ लगा हुआ, ये क्या शो कर रहा है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये जो एम्पलीफिकेशन का मोड है ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर कहलाता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि एमीटर बेस के साथ इनपुट में भी अपना रोल प्ले कर रहा है और एमीटर कलेक्टर के साथ आउटपुट में भी अपना रोल प्ले कर रहा है। आपने जिस भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, यानी इनपुट, वो हमेशा किस पे अप्लाई की जाती है? बेस पे। नतीजा कलेक्टर पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाती है? आउटपुट मिल जाती है। रिमेंबर, ये जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है ये पावर एम्पलीफायर है। क्या मतलब है पावर एम्पलीफायर है? यानी ये वोल्टेज भी एम्पलीफाई करेगा और करंट भी एम्पलीफाई करेगा। लेकिन ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये आउटपुट को एम्पलीफाई करने के साथ साथ 180 डिग्री रिवर्स भी कर देगा, फेज इन्वर्ट भी कर देगा। कैसे? मसलन अगर ये आपके पास इनपुट है तो ये आपके पास आउटपुट होगी, और आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट एम्पलीफाइड भी है और साथ साथ 180 डिग्री की फेज इन्वर्टेड भी है। इस एम्पलीफायर की गेन का फॉर्मूला होता है माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। बीटा पे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि ये करंट गेन कहलाता है आई सी ओवर आई बी, जबकि आर सी ये कलेक्टर के करंट को कंट्रोल करने वाली रेजिस्टेंस जो कलेक्टर के साथ अटैच हुई भी है, और आर आई ई इज बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बेस एमीटर जंक्शन। यानी आर आई ई ये इस बेस एमीटर जंक्शन की इंटरनल रेजिस्टेंस है। और आपको पता है कि बेस एमीटर जंक्शन हमेशा क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि आर आई ई एक बहुत छोटा फैक्टर है, जबकि बीटा और आर सी ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। तो गेन का आंसर हमेशा 1 से कहीं ज्यादा आएगा। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, कि जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ इन्वर्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है जी ट्रांजिस्टर की दूसरी मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि जिसमें आप देखते हो कि ट्रांजिस्टर कैसे यूज होता है एज अ स्विच। यही सर्किट ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर के तौर पे पढ़ने के लिए भी यूज हो सकता है, और यही सर्किट ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच पढ़ने के तौर पे भी यूज हो सकता है। बेस और एमीटर के दरमियान का सर्किट, यानी बेस और एमीटर कंट्रोलिंग टर्मिनल्स हैं, और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कब यूज होगा? जब हम कलेक्टर और एमीटर को यूज करेंगे एज अ स्विचिंग टर्मिनल्स। यानी जिस सर्किट को हमने ये स्विच का बिहेवियर सप्लाई करना होता है या स्विच के साथ अटैच करना होता है, वो सर्किट कलेक्टर और एमीटर के दरमियान अटैच होता है। आगे तो दो बड़ी सिंपल सी सिचुएशंस है जो मैंने यहां पे लिखी भी हुई और आपकी बुक में भी मेंशन हुई हुई है। क्या? कि जब ये सर्किट या ट्रांजिस्टर एज एन ऑन स्विच बिहेव करेगा, ऐसा स्विच जो अपने में से क्या फ्लो करवा रहा हो? करंट फ्लो करवा रहा हो, तो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान की रेजिस्टेंस इंतहाई कम हो जाएगी, और कलेक्टर और एमीटर के दरमियान पोटेंशियल लॉस या पोटेंशियल ड्रॉप 0.1 हो जाएगा, यानी इफेक्टिवली इग्नोरेबल हो जाएगा। लेकिन जो ही ये सर्किट कैसे बिहेव करना शुरू कर देता है? लाइक एन ऑन स्विच, तो फिर कलेक्टर और एमीटर के दरमियान रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाती है, और कलेक्टर और एमीटर के दरमियान वोल्टेज इस वीसीसी के वोल्टेज के बराबर हो जाता है। इस तरह से ट्रांजिस्टर हर किसी सर्किट के लिए एज अ स्विच की तरह बिहेव कर सकता है। बस आपने याद क्या रखना है कि स्विचिंग टर्मिनल्स कलेक्टर और एमीटर हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू के बहुत सारे रिजल्ट आपको बनते दिखाई दे रहे हैं कि बेस और एमीटर कंट्रोलिंग टर्मिनल्स हैं, कलेक्टर और एमीटर स्विचिंग टर्मिनल्स हैं, और जब ऑन स्विच होगा तो आरसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और ये सारे रिजल्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट जो बात हमने देखनी है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई डिजिटल डिवाइस जैसा कि यूपीएस
या कंप्यूटर का मदरबोर्ड, अगर आप ओपन हालत में आपके सामने आ जाए तो ज्यादातर सर्किट एक ग्रीन कलर की मदरबोर्ड पे प्लेट हुए होते हैं, डिजाइन हुए होते हैं। और वो जो ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है या वो जो प्लेट होती है जिसपे सर्किट डिजाइन हुआ होता है, उस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। एक कंपोनेंट जो सबसे फ्रीक्वेंटली हमें दिखाई देता है वो ब्लैक कलर की सिलिकॉन की चिप होती है जिससे सिल्वर कलर्स की पिंस निकली होती हैं। नाउ दैट इज नोन एज एन आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आईसी मैंने यहां पे ड्रॉ भी किया हुआ है। दिस इज बेसिकली आईसी। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड एंड सी स्टैंड्स फॉर सर्किट। मैं अक्सर अपनी क्लास में एग्जांपल लेता होता हूं कि आपके पास एक कॉलेज में पूरा कॉलेज क्लासरूम नहीं होता, बल्कि क्लासरूम कॉलेज का वो हिस्सा होता है कि जहां पे क्लास वर्क होता है। इसी तरह पूरा आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं होता, बल्कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी का वो हिस्सा होता है कि जिसका काम सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। मैंने आपके सामने जो यहां पे आईसी डिस्कस किया हुआ है, इसको आईसी 741 का भी नाम दिया जाता है। ये आईसी 741 8 पिंस पे मुश्तमिल है कि जिन तमाम पिंस की डेटाबेस मैंने यहां पे मेंशन कर दी हुई है, आपको लिखी दिखाई दे रही होगी। जैसा कि पिन 1 ऑफसेट नल 1 है, पिन 2 इन्वर्टिंग पिन एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा ये पूरा आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी का वो हिस्सा होता है जिसका ताल्लुक एम्पलीफिकेशन के साथ होता है। और मेनली अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये दो पिन्स होती हैं, पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग पिन एंड पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग पिन। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये आईसी की एक्चुअल डायग्राम है, जबकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सिंबॉलिक डायग्राम है। पिन नंबर 2 पे दिया हुआ कोई भी सिग्नल एम्पलीफाई भी होगा और इन्वर्ट भी होगा। पिन नंबर 3 पे दिया हुआ कोई भी सिग्नल सिर्फ एम्पलीफाई होगा, इन्वर्ट नहीं होगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके बहुत सारे बिहेवियर्स को गवर्न करती हैं। नंबर 1 इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस जो कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान लगी होती है, एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम। अब ये देखें एमसीक्यू का रिजल्ट बन गया। नंबर 2 आउटपुट रेजिस्टेंस, कि जो कि आउटपुट पिन के साथ लगी होती है, एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ few ohms. Or number 3 open loop gain, which is basically output over differences of both inverting and नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे क्लियरली हेडिंग दे दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये एक ऐसा एम्पलीफायर होगा जो सिग्नल को एम्पलीफाई भी करेगा और साथ साथ 180 डिग्री फेस इन्वर्ट भी कर देगा। आप देख सकते हैं कि जो प्लस या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो सिंपली क्या हुआ है, ग्राउंड। और जिस इनपुट सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करना है वो हमने किस पे अप्लाई किया हुआ है, R1 के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन का फॉर्मूला होता है -R2/R1। और याद रखें इससे पहले जो मैंने आपके साथ गेन डिस्कस की थी वो थी ओपन लूप गेन, जबकि ये जो गेन है दिस इज नोन एज क्लोज्ड लूप गेन। ओपन लूप गेन इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर क्या लगा हुआ है, यानी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस, अगर आपको अभी प्रॉपर्टीज याद हो जो हमने डिस्कस की हैं। लेकिन क्लोज लूप गेन इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस क्या लगी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज लूप गेन को चेंज करना इंतहाई आसान होगा। माइनस साइन शो कर रहा है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ फेस इन्वर्ट भी करेगा। तो अगर आप गेन में इजाफा करना चाहते हैं तो आपको R2 ज्यादा करना पड़ेगा और R1 कम करना पड़ेगा। और एक और बात,
जो आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ी होगी, लेकिन मैं रिपीट कर दूं कि ये गेन बेसिकली आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज होता है और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के भी तौर पे यूज होता है, जैसे कि दिखाया गया हुआ है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब आप देखें कि जिस इनपुट को हमने क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, वो कहां पे अप्लाई हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन का फॉर्मूला होगा 1 प्लस R2 ओवर R1, और इसमें आपको कोई माइनस साइन दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये सिग्नल को सिर्फ क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, इन्वर्ट नहीं करेगा। एक एमसीक्यू जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इफ गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज फाउंड टू बी 10 for same value of R1 and R2, the gain of non-inverting amplifier is। इसको याद रखने का एक तरीका बहुत आसान है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से हमेशा एक ज्यादा होती है। यानी अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन है 10 तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन होगी 11। अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन है 9 तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन होगी 10 एंड सो ऑन। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल, तो इसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। जरा गौर से देखिएगा ना, वो क्या कह रहा है कि जब ये एम्पलीफायर कैसे यूज हो रहा था एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो गेन कितनी थी 10। ना अब सबको आइडिया है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन का फॉर्मूला होता है -R2 ओवर R1। अब जरा ध्यान से अगले स्टेप में देखिएगा, -R2 ओवर R1, मैं क्या मिस कर गया, G, और गेन उसने कितनी दी हुई है इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की 10, लेकिन सिर्फ 10 नहीं लिखा जाएगा, -10 लिखा जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो R2 ओवर R1 क्या आ गया, 10। अब सवाल का दूसरा हिस्सा, अब वो कहता है कि अगर हम वही R1 और R2 यूज करें और उस एम्पलीफायर को अब कैसे यूज करें एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो अब गेन का आंसर क्या होगा। तो अब मैं यहां से ये एमसीक्यू काफी आसान हो गया, क्योंकि अब गेन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस R2 ओवर R1, एंड व्हाट इज R2 ओवर R1, 10, तो 1 प्लस 10 का आंसर क्या आएगा, 11 डेल्टा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वन ऑफ द मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि ये यूज हो सकता है एज अ कंपैरेटर, एंड दिस इज बाय द वे वोल्टेज कंपैरेटर, जो दो मुख्तलिफ वोल्टेजेस की वैल्यूज को आपस में क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। सर्किट आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है। वी आर इज रेफरेंस वोल्टेज या नॉन वोल्टेज की जिसकी वैल्यू बाज दफा आपको पता होती है, और V वो अननोन वोल्टेज है कि जिसको हमने VR से क्या करना है, कंपेयर करना है। अब आप देख सकते हैं कि VR किस पे अप्लाई हुआ है, पॉजिटिव पे, तो VR कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज V प्लस, यानी नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, और V किस पे अप्लाई हुआ है, नेगेटिव पे, तो V कैन बी कंसिडर्ड एज V माइनस, यानी इन्वर्टिंग वोल्टेज। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ओपन लूप गेन का फॉर्मूला होता है ये VO ओवर V प्लस माइनस V माइनस, और V प्लस क्या है, VR, और V माइनस क्या है, V, तो V प्लस की जगह VR आ गया, V माइनस की जगह V आ गया। ये फैक्टर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो V नॉट किसके बराबर आ जाएगा, A इंटू VR माइनस V। तो आगे तो सिंपल मैथ का रूल है, क्या, अगर VR V से बड़ा होगा तो V नॉट पॉजिटिव यानी प्लस VCC आ जाएगी, और अगर VR V से छोटा होगा तो V नॉट नेगेटिव यानी माइनस VCC आ जाएगी। इस तरह से आप एक अननोन वोल्टेज को नॉन वोल्टेज से कंपेयर कर सकते हैं। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि कंपैरिजन से ज्यादा अच्छी बात यह नहीं है कि हमें वोल्टेज पता हो जाए, कंपैरेटर का फायदा क्या है। तो आपकी इसी बुक में उसने कंपैरेटर का फायदा भी डिस्कस किया हुआ है, कंपैरेटर एज नाइट स्विच। ये वो सर्किट है जो कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच को शो कर रहा है कि जिसमें एक पावर सप्लाई VCC आपको इस पूरे सर्किट को एक्टिव करती दिखाई दे रही है। R1, R2, R3 यूजुअल रेजिस्टेंसेस है। देखें जो नई चीज आती है जो बाज़ दफा बच्चा पहली दफा देखता है वो है RL। RL इज नोन एज LDR,
लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई ऐसी रेजिस्टेंस होती है कि जिसकी रेजिस्टेंस यानी वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। R3 RL के साथ सीरीज में है, R2 R1 के साथ सीरीज में है, तो पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूला लग जाएंगे जो हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़े थे। R3 के अक्रॉस का वोल्टेज है जी V, और R2 के क्रॉस का वोल्टेज है जी VR। आगे फिजिक्स बड़ी सिंपल है। जब लाइट की ब्राइटनेस में यानी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा हो, यानी दिन चढ़ रहा हो, सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होने से LDR कम हो जाती है। जब LDR यानी RL कम होगी तो V ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और जब V VR से ज्यादा होगा तो आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी। रिले इस नेगेटिव आउटपुट से एनर्जाइज नहीं होगी और आगे लगा हुआ लैंप ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जब शाम होने लगती है या मौसम खराब होने की वजह से, बादलों के आने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी कम होना शुरू होती है, तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होने से LDR ज्यादा होना शुरू हो जाता है। RL यानी LDR के ज्यादा होने से V कम होना शुरू हो जाता है, और जब V VR से क्या होगा, कम होगा, तो V नॉट पॉजिटिव हो जाएगी, और जब V नॉट पॉजिटिव VCC हो जाएगा तो रिले एनर्जाइज होके लैंप को ग्लो करवाना शुरू कर देगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से बगैर किसी एडिशनल सर्किट के ये सर्किट खुद ही डिसाइड कर लेता है कि कब इसने लैंप को ऑन करवाना है, कब इसने लैंप को ऑफ करवाना है। और इसका ताल्लुक टाइम के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक मौसम की या लाइट की वेरिएशन के साथ है। यानी ये लैंप सिर्फ रात के वक्त ग्लो नहीं करेगा, ये लैंप हर उस टाइम ग्लो करेगा जब हमें लाइट की जरूरत होगी। आइए व्हाइट बोर्ड को दोबारा स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजिटल सिस्टम या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, ये वो सिस्टम होता है कि जो जीरो और वंस पे काम करता है। जीरो का मतलब लो, वन का मतलब हाई, जीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन, एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ वैल्यूज भी डिस्कस कर दी हैं कि जिन वैल्यूज से आपको पता चलेगा कि सिस्टम किन वोल्टेजेस को जीरो यानी लो कंसिडर करेगा और उन पे ऑपरेट नहीं करेगा, और सिस्टम किन वोल्टेजेस को वन यानी हाई कंसिडर करेगा और उन पे ऑपरेट करेगा। यानी आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 0.8 वोल्ट तक सिस्टम जीरो यानी लो यानी ऑफ पे रहेगा, बिहेव नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा। यानी जीरो का मतलब यहां पे लो है या ऑफ स्टेट है। जबकि सिस्टम एक्टिवेट कब होगा या ऑन कब होगा या हाई कब होगा या काम कब करना शुरू करेगा, जब आप उसको 2 से 5 वोल्ट तक का कोई भी वोल्टेज दे रहे होंगे। यानी 2 से लेकर 5 वोल्ट तक 1 यानी हाई ऑन स्टेट है, जबकि 0.8 से लेकर 2 तक का जो सारा पोर्शन है सिस्टम के लिए अनडिफाइंड होगा। वो तमाम सर्किट्स जो लॉजिक ऑपरेशंस पे काम करते हैं वो लॉजिक गेट कहलाते हैं। 3 फंडामेंटल या बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, तो जाहिर सी बात है 3 फंडामेंटल बेसिक या लॉजिक गेट्स भी होंगे। सबसे पहला ऑपरेशन कहलाता है और ऑपरेशन, और उस पर काम करने वाला गेट क्या कहलाएगा, और गेट, जो अपनी तरफ आने वाली दोनों इनपुट्स को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। यानी ये 0 0 पे 0 आंसर देगा, 0 1 पे 1 आंसर देगा, 1 0 पे 1 आंसर देगा, और 1 + 1 पे भी 1 आंसर देगा। दूसरा ऑपरेशन या दूसरा
जो आपके पास लॉजिक गेट है वो एंड ऑपरेशन या एंड लॉजिक गेट कहलाता है। ये लॉजिक गेट या ये ऑपरेशन अपनी तरफ आने वाली दोनों इनपुट्स को आपस में क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। इसका मतलब ये 0 0 पे 0 देगा, 0 1 पे भी 0 देगा, 1 0 पे भी 0 देगा और 1 1 पे ये 1 देगा। तीसरा फंडामेंटल ऑपरेशन नॉट कहलाता है और इस पे काम करने वाला गेट नॉट गेट कहलाता है जी। और जो नॉट गेट है उसमें आप इसका बूलियन अलजेब्रा देख रहे हैं। ये तमाम बेसिकली ये तमाम बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशंस हैं या बूलियन अलजेब्रा हैं जो आपको ऑपरेशन या गेट की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। और यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि नॉट गेट हमेशा इनपुट का रिवर्स करेगा, यानी अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी एंड वाइस वर्सा। अब मैं ज्यादा अहम बात की तरफ आने लगा हूं जिससे ज्यादा अहम एमसीक्यू बनते हैं, क्योंकि ये रूटीन की क्लासेस में नॉर्मली डिस्कस नहीं होती, ना ही आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट ये दो होते हैं, एक कहलाता है नैंड और दूसरा कहलाता है नॉर। अब बच्चा कहता है सर ये तो हमारी बुक में लिखा हुआ है। मसला ये नहीं है कि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि नहीं, नैंड और नॉर के वर्ड आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन व्हाई दे आर कोलेक्टिवली नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ये बड़ा क्वेश्चन सामने आता है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है और ये आंसर भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आप नैंड और नॉर की मदद से हर लॉजिक गेट बना सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि ये देखें जरा, ये आपके पास है नैंड है जो कि एंड का रिवर्स होता है, यानी अगर आप एंड के आगे नॉट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नैंड, जो कि ए डॉट बी का बार होगा। अब जरा ध्यान से यहां पे देखिएगा कि अगर मैं इस नैंड की दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ के एक इनपुट बना दूं तो ये नॉट गेट है ये नॉट गेट, लेकिन बना किसकी मदद से है, नैंड की मदद से। आगे चलते हैं, इसको जरा ध्यान से देखें, ये नैंड है और इस नैंड के आगे ये नैंड की मदद से बना हुआ नॉट है, ये ओवरऑल एंड गेट है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एंड गेट है, लेकिन बना किसकी मदद से है, नैंड की मदद से बना है। एंड फाइनली ये नैंड की मदद से बना हुआ और गेट है। तो आप देख सकते हैं कि नैंड की मदद से आप तमाम फंडामेंटल लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। सो नैंड इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दो नैंड मिलके एक एंड बना रहे हैं, जबकि और बनाने के लिए आपको कितने नैंड चाहिए होते हैं, 3 नैंड चाहिए होते हैं। बिल्कुल यही बिहेवियर नॉर का भी है। नॉर इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नॉर और का रिवर्स होता है, यानी ए प्लस बी बार का रिवर्स होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज नॉट, लेकिन ये बना किसकी मदद से हुआ है, नॉर की मदद से। दिस इज और, लेकिन बना किसकी मदद से है, नॉर की मदद से। एंड दिस इज एंड, जो कि किसकी मदद से बना है, नॉर की मदद से बना। तो अब यहां पे देखें एमसीक्यूज पे बन सकते हैं कि एक और बनाने के लिए कितने नॉर चाहिए होते हैं, 2, और एक एंड बनाने के लिए कितने नॉर चाहिए होते हैं, 3। तो नॉर भी तीनों फंडामेंटल लॉजिक गेट बना रहे हैं। दैट इज व्हाई नैंड एंड नॉर बोथ आर कोलेक्टिवली नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, क्योंकि आप इनसे तमाम लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। बात को वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट आपकी टेक्स्ट बुक में काफी तफसीली तौर पर डिस्कस हुए हुए हैं। एक्सक्लूसिव और गेट का बूलियन अलजेब्रा आपको दिखाई दे रहा है, ए बी बार प्लस ए बार बी। व्हाई इज इट नोन एज एक्सक्लूसिव और गेट? उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि ये उसी वक्त आउटपुट देगा, इसकी आउटपुट, इसका रिजल्ट उसी वक्त 1 आएगा जब इसकी दोनों इनपुट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, एक्सक्लूसिव होंगी। यानी अगर मैं एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल आपके साथ शेयर करूं तो ये 0 0 पे 0 देगा,
0 1 पे 1 देगा, 1 0 पे 1 देगा, 1 1 पे 0 देगा। तो शायद अब आपको मेरी बात समझ आए, ये आउटपुट सिर्फ कब दे रहा है जब इसकी दोनों इनपुट्स एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, मुख्तलिफ हैं। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ एक्सक्लूसिव ऑर गेट। और अगर मैं एक्सक्लूसिव और के आगे नॉट या इन्वर्टर लगा दूं, नॉट को इन्वर्टर भी कहा जा सकता है, अगर मैं एक्सक्लूसिव और के आगे नॉट यानी इन्वर्टर लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, के जिसका ट्रुथ टेबल एक्सक्लूसिव और से जाहिर सी बात है रिवर्स होगा। मसलन ये अब 0 0 पे 1 देगा, 0 1 पे और 1 0 पे 0 देगा, जबकि 1 1 पे ये फिर 1 देगा। आज की बात को कंप्लीट इन 7 या 8 बोलियन अलजेब्रा के बड़े फेमस रिजल्ट से करते हैं, जो नॉर्मली रूटीन की क्लासेस में नहीं पढ़ाए जा सकते। ये एज एन एक्सरसाइज भी आप घर में काम कर सकते हैं कि आप ए और बी की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए इन रिजल्ट्स को आपस में वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला रिजल्ट ये कि ए बार प्लस बी बार का होल बार इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब आप कोई सी भी वैल्यू ले लें, A0 ले लें, B1 ले लें, या A1 ले लें, B0 ले लें, दोनों 0 ले लें, दोनों 1 ले लें, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। ये तमाम एक्सप्रेशंस बूलियन अलजेब्रा के तमाम एक्सप्रेशंस ए और बी की तमाम वैल्यूज के लिए आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल दिखाई देंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।